नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई आपदा के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक को जोड़ने की प्रतिबद्धता। कहा, पिछले 10 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनकर उभरा भारत। संसद से विधेयक पारित। लोकसभा से वित्त विधेयक 2025 पारित। वित्त मंत्री सीतारमण ने विधेयक को बताया करदाताओं के लिए अभूतपूर्व राहत देने वाला। नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मॉनसून सत्र में चर्चा की संभावना। जस्टिस वर्मा मामले में उपराष्ट्रपति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के अंदर इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा की कही बात। दोबारा बैठक बुलाने का प्रस्ताव। दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। महिला समृद्धि, गरीब कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खोला खजाना। यमुना सफाई और प्रदूषण पर भी रेखा सरकार की प्राथमिकता। ईद को लेकर भाजपा का सौगाते मोदी अभियान चलाने का ऐलान। 32 लाख गरीब मुस्लिमों को ईद पर मिलेगी सौगाते मोदी की किट। रियाद में यूक्रेन शांति वार्ता पर महत्वपूर्ण प्रगति। काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर यूक्रेन ने जताई सहमति। कीव का जहाजों को सैन्य उद्देश्यों के लिए न इस्तेमाल करने का भरोसा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पास हो गया, जिसके बाद संसद से बजट को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री ने बजट से जुड़े तमाम सवालों पर विस्तार से जवाब दिया। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मनरेगा के फंड को लेकर भी सवाल किए, तो सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। लोकसभा ने चर्चा के बाद वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। इसी के साथ सदन से आम बजट पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि नए आयकर बिल को मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में सीमा शुल्क को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर उठाए गए मुद्दों का भी उत्तर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त छूट के चलते वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर छूट सालाना 12 लाख रुपए से अधिक होगी। There will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax free, completely tax free. So for the salaried taxpayers, sir, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction. इससे पहले लोकसभा में शून्यकाल में कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा और किसानों से जुड़े सवालों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह के उत्तर के दौरान काफी हंगामा हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई हमारे अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती। पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है, 60%। कांग्रेस ने केरल में फंड रोके जाने, तो वहीं टीएमसी और डीएमके ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में केंद्रीय योजना से जुड़े फंड को जारी करने की मांग की। इस बीच परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की। सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल में जनता के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो वो काम कर रहे हैं, रोज आज भेदभाव का झूठा आरोप लगा रहे हैं, गलत है। और शिवराज सिंह जी की ये अपशब्दों का जो प्रयोग किया निंदनीय, चिंतनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए।
दोपहर बाद लोकसभा में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया। सदन में बॉयलर के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करने से जुड़े बिल पर चर्चा की गई। इस बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। राज्यसभा में आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पास हो गया। इस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से सदन में बात रखी। इस बिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं को और अधिक स्पष्ट किया गया है, तो देश में आपदाओं के समय बेहतर सुरक्षा मिल सके, इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े कई सवाल जवाब हुए, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। राज्यसभा में मंगलवार को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा बेहतर तरीके से तैयार करने के साथ निगरानी करना भी है। इस बिल के प्रावधानों के लागू होने पर आपदाओं की रोकथाम और उनके प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की इसके अंदर गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्तव्य दोनों का स्पष्टीकरण किया है। कोई भी आपदा के सामने की लड़ाई जब तक संस्थाओं को एम्पावर न करे नहीं लड़ी जा सकती है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता लाएगा। चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इससे पहले इस बिल पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक ढांचा स्थापित करने का था, जो रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास पर केंद्रित हो। Failure of the earlier governments also, particularly during Congress regime, there was no proper relief mechanism, delayed responses, lack of financial empowerment. Urban local bodies were underfunded, accounting for only 0.79% of GDP, a glaring oversight in disaster preparedness. इससे पहले सुबह राज्यसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से देश में मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। जिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी मिलने का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यों वाली जांच समिति ने आज मौके पर जाकर घटना की जांच की, तो ये मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में सभापति इस मुद्दे पर अपनी बात सभापति ने रखी, तो पक्ष और विपक्ष की ओर से भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा गया और उन्होंने बैठक भी बुलाई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से बात हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर नकदी मिलने का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राज्यसभा के नेताओं की इस मामले में दोपहर बाद बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान सभी दलों से अपने दलों के अंदर इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा की बात कही गई, जिसके बाद फिर बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा गया। फ्लो लीडर्स की आज मीटिंग हुई है, पर उस पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वो अब फिर से इंडिविजुअली हर फ्लो लीडर से बातचीत कर इस पर समन्वय बनाकर इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या इस पर चर्चा का विषय होगा, वो हम सबके सामने साझा करेंगे। इसके ऊपर हमारे को चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके ऊपर भी लगाई जाए।
इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में टिप्पणी की। सभापति ने संवैधानिक संशोधन की समीक्षा या अपील का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होने की बात कही। सभापति ने विवाद पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर एक बेहतर नजीर पेश की है, लेकिन 2015 में संसद द्वारा पारित किए गए और देश की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए कानून पर हमें सोचना होगा। सभापति ने कहा कि अगर समय पर वो कानून लागू हो जाता तो आज देश के सामने इस तरीके की समस्याएं नहीं होती। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने भी सदन में अपनी बात रखी और सभी दलों के नेताओं की बैठक का स्वागत किया। आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वर्मा को न्यायिक कार्यों से फिलहाल अलग कर दिया है और उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने के साथ ही मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति गठित कर दी है, जिसने जांच का कार्य शुरू भी कर दिया है। जस्टिस वर्मा ने नकदी मामले में शुरुआती सफाई भी दी है। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक देश एक चुनाव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को बुलाया गया था। दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय रखी। विभिन्न राजनीतिक दलों की समिति में शामिल सदस्यों ने तमाम विषयों पर कई सवाल पूछे। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं। जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी के मुताबिक समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से संसद भवन परिसर में होगी। आगे भी कई अन्य कानूनविदों और विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। पीपी चौधरी के मुताबिक समिति ने फैसला किया है कि जनता की राय लेने के लिए विज्ञापन और वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को विकसित बनाने का बजट पेश किया गया है। अपने बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली फिसलती गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति हो गई। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए, विकास पर खास जोर, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़, स्वच्छता और पानी के लिए 9000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 गुनी बढ़ोतरी, स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में मजबूत कदम, कला संस्कृति और भाषा के लिए 140 करोड़, सामाजिक पेंशन योजना पर खर्च होंगे 3227 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़, युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे केंद्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। झुग्गियों के लिए
696 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ का आवंटन किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2,144 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती है। दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की और कहा कि हर 2 वर्ष में शहर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार ने अपना बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए सबको चौंका दिया और इसे ऐतिहासिक बजट बना दिया, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जो दिल्ली के चहुमुखी विकास का संकल्प दर्शाता है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में इस बार ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए के बजट पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, किस तरह देखते हैं आज के बजट को? ऐतिहासिक बजट है, बहुत शानदार बजट है और महिला के हाथ में जब इकोनॉमी आती है तो वो हमेशा बरकत होती है। 76,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ का बजट हुआ है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखिए, सीवर और पानी की लाइन के ऊपर 9,000 करोड़ का प्रावधान है। दिल्ली की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर बने, उसमें 12,000 करोड़ का प्रावधान है। एजुकेशन सेक्टर को 19,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 60 नए CMC स्कूल खोले जाएंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर जो विद्या शक्ति मिशन है उसकी घोषणा की गई है। APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर लैंग्वेज लैब्स खोले जाएंगे, उसकी घोषणा की गई है। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर 400 नए खोले जाएंगे, उसकी बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ साथ गौ माता के लिए घोषणा है, यमुना मैया के लिए घोषणा है, टूरिज्म के लिए घोषणा है, महिलाओं के लिए घोषणा है, बुजुर्गों के लिए घोषणा है, RWS के लिए घोषणा है। तो एक बहुत शानदार ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया है। आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो टूरिज्म की दृष्टि से किस तरह देखते हैं? बहुत कुछ टूरिज्म के लिए देखिए, हमें 4 बड़ी चीज़ें मिली हैं। एक तो हमको ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाने के लिए पैसा दिया गया है। उसके साथ साथ रिवर क्रूज चलाने के लिए पैसा दिया गया है और प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ, इन तीनों को मिलाकर और साथ ही साथ भारत मंडपम, यशोभूमि, जो नए टूरिज्म डेस्टिनेशन दिल्ली में बने हैं, उनका एक टूरिज्म सर्किट बनाए, इसकी भी मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणा की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इन सब तमाम चीजों की बात की थी और कहीं ना कहीं आज बजट में भी दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से उठा रहा है। संकल्प पत्र को पूरा करने वाला बजट है। विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है और उनकी दुकान दिल्ली से बंद हो चुकी है। आधे पंजाब भाग चुके हैं और पंजाब में भी उनकी दुकान बंद होगी। तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी उनकी दुकान बंद होगी, बहुत कुछ इशारा कर दिया है कपिल मिश्रा जी ने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना,
डीडी न्यूज दिल्ली। दिल्ली में आए ऐतिहासिक बजट को लेकर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने लोगों से खास बातचीत की। दिल्ली में ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, क्या कहना है दिल्ली वालों का, आइए बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आज के बजट पर? मैं समझता हूं दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट इस दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो पेश किया है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बजट है। और इससे जो दिल्ली की हालत पिछले 10 साल से खराब थी वो सुधरने में 100% जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, दिल्ली सरकार ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो सारे वादे दिल्ली वालों के हक में पूरे होने जा रहे हैं। और 1 लाख करोड़ का बजट जिसमें 28,000 करोड़ सिर्फ इस काम के लिए कि दिल्ली के अंदर सीवर, नालियां, नाले, सड़कें, दिल्ली का विकास, इसको लेकर जो प्रावधान किया है। औरतों के लिए 2500 रुपये का वादा करा था, वो हमारी मुख्यमंत्री जी ने वो वादा पूरा किया। और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है जो ये बजट पास हुआ। दूसरी बात ये कि जो जल बोर्ड की तरफ से माफिया था टैंकरों वाला, उन्होंने बहुत धांधली मचा रखी थी, उसके लिए अब टैंकरों में GPRS लगेगा जो कि RWA के अंडर में होगा और उनको ये सूचना रहेगी कि टैंकर कहाँ लग जाए जा रहे हैं। दिल्ली में पहली बार ऐसा बजट आया है जो बताता है कि दिल्ली को दिल्ली नहीं, दिल्ली को पेरिस नहीं, दिल्ली को लंदन नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने प्रदूषण के लिए, यमुना जी के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए बजट दिया है। अब मेरी दिल्ली, मुझको लगता है दिल्ली बनेगी, पोल्यूशन मुक्त होगी, यमुना जी साफ होंगी, हमारे सपने साकार होंगे। भारत माता की जय। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं जिस तरह से रेखा गुप्ता ने आज बजट पेश किया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार का बजट 2025-26 दिल्ली के चहुमुखी विकास को समर्पित रहा। क्या कहना है भाजपा विधायकों का, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने रविंद्र सिंह नेगी और अशोक गोयल से। दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, हमारे साथ रविंद्र सिंह नेगी जी हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं बजट को? बहुत ऐतिहासिक बजट, दिल्ली के इतिहास में पहली बार, जब से ये मेरे को लग रहा है जब से विधानसभा चालू हुई, जब से लेकर आज तक इतना बड़ा बजट, 1 लाख करोड़ का बजट आज तक नहीं हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली वासियों को सौगात दी है, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का। इस बजट में हर वर्ग के लोगों को रखा गया है, हर वर्ग लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार के प्रति वो पूरी हो गई। हमारे साथ भाजपा विधायक अशोक गोयल जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं आज के बजट को? देखिए, आज का बजट बड़ा ऐतिहासिक बजट रहा और इसमें दिल्ली के हर वर्ग का ख्याल किया गया, चाहे वो महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसानों का हो या अंतिम छोर पर व्यक्ति हो, व्यापारियों का हो, उद्योगपतियों का हो। मैं कह सकता हूं कि ये बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और सभी वर्गों के ध्यान रखने वाला बजट था। और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किए थे, उन संकल्पों को भी पूरा करने का भी बजट था। और मैं ये मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो अगले 5 साल का जो विजन दिया है, जिससे कि हम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली के जो 3 करोड़ जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और हर तरीके से दिल्ली एक विकसित दिल्ली बनेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो कहा है वो किया है और करेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली भाजपा ने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, वो सब चीज़ें बजट में भी दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन आज के समय की ज़रूरत हैं। भारतीय कंपनियां भी क्वालिटी सेंट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। कि जितनी कार आज मार्केट में आई है उसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और जो स्कूटर बड़े कंपनी की है इलेक्ट्रिक, वो 120 किलोमीटर है। अब इसका अध्ययन जब किया गया तो एक स्कूटर टीवीएस और बजाज ने अध्ययन किया तो दोनों का अनुमान ये है कि एक स्कूटर मैक्सिमम 24 to 26 मीटर चलती है। तो स्कूटर जो है 26 to 24 किलोमीटर, तो रोज रात को घर आने के बाद चार्ज करेंगे तो वो चार्ज हो जाती है।
इसलिए टू व्हीलर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चार्जिंग स्टेशन में। तो अभी NHAI के तरफ से हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं और जहाँ चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। केंद्रीय मंत्री ने भारत में टेस्ला के भविष्य पर भी चर्चा करते हुए कहा कि टेस्ला के भारत में आने से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे कीमतों में गिरावट आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लोग बना रहे इलेक्ट्रिक कार, सब कंपनियों का नाम नहीं लेता, सभी है, ये कोई कम नहीं है सर, और इनकी कॉस्ट भी कम नहीं है। बेस्ट डिजाइन है, अभी आप देखोगे कार के डिजाइन्स, और अब हमारी सभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कॉस्ट सेंट्रिक नहीं, क्वालिटी सेंट्रिक है, बहुत अच्छी बन रही है और वो कंपटीशन में कम रेट में अच्छी गाड़ियां देंगे। लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम हो जाएगी और कंपटीशन है, जो आना आए। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जूली बिशप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने सीमा पर स्थिरता, शरणार्थियों की स्थिति, म्यांमार से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर चर्चा की। साथ ही दोनों ने राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के योगदान को आज नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस सेक्टर से करीब 38 लाख महिला उद्यमी जुड़ी हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने महिला उद्यमियों को सम्मानित किया और उनकी उद्यमिता की सराहना की। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारत में इस सेक्टर में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया में कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिला, वहीं हम लोग 4% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, आप सबका पसीना इसमें जुड़ा हुआ है। आप सबके परिश्रम, मेहनत से ही मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बीजेपी ने ईद से पहले सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। देश भर में करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी ये कार्यक्रम चला रही है। इधर विपक्ष ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर कटाक्ष किया है, तो बीजेपी ने सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए विपक्षी नेताओं की निंदा की है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। पूरे देश में चलेगा, 32 लाख लोगों को बटेगा। ये हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते, हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगाते मोदी का किट देगा। देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सौगाते मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इस पहल को लेकर लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। जब सामान मिलता है, पहली दफा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमजान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। वो हमारे लिए कर रहे, तो इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। हालांकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष किया है।
समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी अब सौगाते मोदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम समाज में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का खूब फायदा भी देश के मुस्लिम सहित बाकी अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। उर्मिलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए मातृभाषा में समझ आने वाली कविताओं का संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत माईगॉव के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी लोक साहित्य में प्रचलित कविताएं या नई रचित मज़ेदार कविताएं भेज सकते हैं। ये प्रतियोगिता 3 श्रेणियों प्री प्राइमरी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के तहत होगी। प्रतियोगिता 26 मार्च 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक www.mygov.in पर उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखने को और बेहतर बना सकेंगे। देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्याएं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही हैं। बीते 1 दशक में मोदी सरकार ने जिस तरह से इन समस्याओं पर नकेल लगाई है, उसका असर है कि इस सभी पर बहुत हद तक नकेल कसी जा सकी है। जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों ने अलगाववादी विचारधारा को छोड़ दिया है, तो आज छत्तीसगढ़ में 3 नक्सली और मारे गए हैं। कुल मिलाकर सेना और सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आतंकवादियों और उग्रवादियों का सफाया हो रहा है, तो उनको समर्थन देने वाले लोग भी अब विचारधारा से वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। जहां अलगाववादी विचारधारा पर नकेल लगी है, तो वहीं 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जंगली इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को तीसरे दिन भी सेना और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें पूरे इलाके में छानबीन करती रहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मंगलवार को भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च महीने तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बीते 80 दिनों में 100 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े बड़े कमांडर भी शामिल हैं। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है। तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। मारे गए नक्सलियों में माओवादी कमांडर और 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 13 महीनों में अब तक
380 नक्सली मारे गए हैं तो 1194 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 1045 ने आत्मसमर्पण किया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। अभिनेत्री रूही सिंह भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। रूही सिंह वेव्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। वेव्स शिखर सम्मेलन के तहत एक प्रमुख आयोजन कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप भारत के कॉमिक बुक उद्योग को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। अभिनेत्री रूही सिंह को इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह आगामी वेब्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय कॉमिक्स और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर अभिनेत्री रूही सिंह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने वेब्स को देश की प्रतिभा को प्रदर्शित करने की दिशा में एक शानदार पहल बताया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमारे जो भी छोटे शहरों के या फिर जो हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है और उनके पास ये कला है विच इज़ टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड टू राइट कॉमिक बुक्स, उनको ये एक्सपोजर मिलेगा। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम। सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हर कोई अपने फ़ोन पे और कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बुक्स रीड करना, कॉमिक बुक्स देखना, उन कैरेक्टर्स को समझना एक ऐसी चीज़ थी जो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि उसको आगे लाया जाए। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रूही सिंह ने कॉमिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि वेब्स उभरते और स्थापित दोनों तरह के कलाकारों को आगे बढ़ने का एक मंच साबित होगा। एक कंट्री की बैकबोन होती है उसकी एजुकेशन, उसके लोग, और अगर उसके लोग पढ़े लिखे हैं और समवेयर सक्षम हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी आर्ट सबको, उनका टैलेंट सबको दिख रहा है, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है, तो ऐसे ही देश आगे बढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूँ उन टैलेंटेड लोगों को हेल्प करने में जिनको प्रॉबेबली या तो फाइनेंशियली या फिर एक्सपोजर या फिर किसी तरीके से उनका आर्ट बाहर नहीं आ पा रहा है और वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इंडियन कॉमिक्स उद्योग का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना और समृद्ध है। वेब्स के साथ देश नवाचार, रचनात्मकता और कहानी कहने के जुनून से प्रेरित भारतीय कॉमिक्स में एक नए युग का गवाह बन रहा है। वेब्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्रिएटिव इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है ताकि भारत के रचनात्मक उद्योगों को वैश्विक मंच पर उभारा जा सके। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के सहयोग से ई मार्केटिंग मंच प्रदान किया है। इसके तहत एफपीओ अपने केले के उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग साइट के सहयोग से देश भर के खरीदारों तक सीधी पहुंच बना रहा है। जहां बिचौलियों से मुक्ति मिली, वहीं बाजार भी बढ़ा है और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। केलों का स्वाद लेना हो या फिर केले के चिप्स का लुत्फ उठाना, यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व वाले मिक्सर भी हैं तो केले का चूर्ण भी। हेयर मास्क से लेकर केले का अचार तक, केले के रेशों से बनी फाइबर टोकरी या फिर हो पीली टोपी, केले से बने ऐसे कई उत्पाद आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है। देश भर में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को ओएनडीसी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। माई स्टोर जो एक ऐप है जो ओएनडीसी के माध्यम से जुड़ा गया है, उसमें एपीओ का प्रोडक्ट कैटलॉग उसमें ऑनबोर्ड किया जाता है। आप एज ए कॉमन कस्टमर आप उसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने में आपकी एपीओ की जो सामान है आपको सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें कोई मिडलमैन की सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। आपको शुद्ध एवं डायरेक्ट जो फार्मर्स की जो है फार्म टू किचन वाले कंसेप्ट में आपके पास पहुंच जाएगा। जेएम के साथ हमारे कोलैबोरेशन हो रहा है। अभी हमने शुरू किया है कि एनसीओआई का अपना एक पोर्टल है जो एनसीओआई हाट पोर्टल,
उसमें भी एनसीयूआई के द्वारा हमें एनसीयूआई के उस पोर्टल में हमें एफपीओ को ऑनबोर्डिंग करना चालू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ एफपीओ को सशक्त बनाना है। विभिन्न राज्यों में करीब 10,000 से अधिक किसान समूह अद्वितीय कृषि उत्पादों को सरकार द्वारा समर्थित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं। SFAC मुफ्त पंजीकरण, उत्पाद कैटलॉग के विकास, एफपीओ के बीच समन्वय और डिलीवरी की सुविधा के साथ एफपीओ का समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। जिनके पास प्रोडक्ट है, अब उनकी एग्रीगेशन होने के बाद हमें मार्केट दिलाना है। अब मार्केट देने के लिए अभी तो एक जो है, मान लीजिए उनके पास प्रोडक्ट आ गई, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब एक चैलेंज है। उसके लिए हमें बहुत सारे जगह में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं। उसके अलावा जो फिजिकल मार्केटिंग के लिए, जो एफपीओ को बनाने के लिए जो सीबीबी और वीसीओ जो हमारे एंगेज हुए हैं, वो तो फैसिलिटेट देते हैं डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से, हम लोग भी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। खास बात यह है कि सभी एफपीओ उत्पाद प्राकृतिक रूप से बने हैं। इनकी खरीद से न केवल बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बल्कि किसान समृद्ध होंगे। केले के पौधे से लेकर हर हिस्से का उपयोग करके फाइबर और फल से लेकर उसके अपशिष्ट तक एफपीओ पर्यावरण के अनुकूल सामान जैसे हैंडबैग, टोकरियों से लेकर स्वस्थ और स्वादिष्ट स्नैक्स तक कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण न केवल कृषि अपशिष्ट को कम करता है, बल्कि किसानों के लिए नए बाजार के रास्ते भी खोलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।